हम लोग बाल विकास का चैप्टर 5 जिसका नाम है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग का निर्माण एवं सिद्धांत, ठीक ना। इसमें हम लोगों ने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ लिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत कल से शुरू हुआ है। कल हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास किया, उसी का अगला पार्ट यानी आगे आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम कल के क्लास को, जो मुख्य रूप से कल के क्लास में 3 बिंदु था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और जिस पे सवाल पूछा जाता है, उसको आज एक बार रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। बच्चों का विकास होता है विभिन्न क्षेत्रों में, भाषा का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और उसी प्रकार से नैतिकता में का भी विकास होता है बच्चों में। नैतिकता का मतलब हम लोगों ने जाना था कि नैतिकता कहते किसको है, सही गलत क्या है उसमें फर्क करना, ये नैतिकता कहलाता है। समाज जिस चीज़ को सही माने, समाज की परंपरा, समाज का कानून जिस चीज़ को सही माने वही नैतिकता है। चाहे समाज आपके नज़रिए से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर समाज उसको मान्यता देता है तो ये काम सही है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि किसी ज़माने में सती प्रथा को समाज ने मान्यता दिया था, इसलिए वो सही था उस ज़माने में। फिर बाद के ज़माने में विधवा विवाह नहीं कर सकती है, ये समाज की मान्यता थी, और अगर कोई विधवा विवाह कर ले तो ये समाज की बुराई कहलाती थी कि उस औरत ने ये बुराई की कि वो अपने पति के मरने के बाद फिर शादी कर ली, बहुत बड़ा गलत काम इन्होंने कर लिया। लेकिन आज क्या है कि उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है। आज हमारी मान्यता है कि विधवा को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार है। तो जब जिस कानून, जिस परंपरा, जिस रीति रिवाज को समाज मान्यता दे दे उस पर चलना, उसी को हम लोग नैतिकता कहते हैं। अब जब कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग हम नैतिकता की चर्चा करने लगे तो पता चला कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है। तो कोहलबर्ग ने हमें समझाया है कि बच्चों में 3 लेवल पर नैतिकता का विकास होता है। ये 3 लेवल है, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, जिसको आज डिटेल जानेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये भी जाना कि नैतिकता का विकास कैसे होता है। इस पर चर्चा करने से पहले कोहलबर्ग ने हमें 2 परिस्थिति से इंट्रोड्यूस करवाया कि हर इंसान 2 परिस्थिति से गुजरता है। जब इंसान के पास ऐसी परिस्थिति आती है कि क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति आ जाती है। आपका मान लीजिए कि अभी बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद कल आपका एग्ज़ाम है। आज आपके यहाँ कोई बीमार पड़ गया अचानक, पापा मम्मी कोई सीरियस हो गए, है ना, उन्हें पटना ले जाने की बारी आ गई। अब यहाँ पर आप इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि मम्मी को पटना लेकर जाएं या कल परीक्षा दें। नहीं बुझे? ऐसी स्थिति में जो आपका दिमाग काम करता है तो वो डिसीजन कुछ देर के लिए नहीं ले पाता है कि हम किसको प्राथमिकता दें। माँ को कोई और भी ले जा सकता है क्या? कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे हमारा माँ वाला भी काम हो जाए, डॉक्टर वाला भी काम हो जाए और हमारी परीक्षा भी ना छूटे। ऐसी छोटी छोटी स्थिति आपको हर जगह आती है, किचन में भी आती है। क्या जरा सा ध्यान नहीं दिया, नमक तेज हो गया, अब क्या करें? अब इस नमक को कम कैसे करें? या पानी डाल दें या और कुछ कर दें या रहने दें, है ना। हर छोटे बड़े काम में आप नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर नैतिक वर्ड दुविधा का तो मतलब होता है डिलेमा, क्या करें क्या ना करें।
लेकिन ये नैतिक वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कदम उठाएं। जब ये कौन सा कदम उठाएं पर आप आती हैं तो आप दो में से एक कदम उठाती हैं। या तो आप डिसीजन लेंगे कि चलिए परीक्षा छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट ईयर देंगे, या आप डिसीजन लेंगे कि चलिए मम्मी को बड़ा भाई लेकर चला जाएगा, कल भर परीक्षा, उसके बाद हम आएंगे। जो एक डिसीजन पर आप आई, इसी को जो दिमाग में चल रहा है आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसमें चिंतन कर रही हैं आप, उसी चिंतन को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, नैतिक तर्कणा, है ना। तो कल हम लोगों ने नैतिक तर्कणा पर चर्चा किया, नैतिक दुविधा पे चर्चा किया, और मॉरल डेवलपमेंट के 3 स्तर हैं, कोहलबर्ग ने बताया, इस पे चर्चा किया। आज हम लोगों को इसी तीनों स्तर को डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। 3 स्तर हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, और हर स्तर के 2 चरण हैं, ठीक ना, 2 स्टेप है। इन 6 स्टेप पर हमेशा सवाल आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग पे जो क्वेश्चन आता है सीटेट में, इनके 6 लेवल पे आता है, बदल बदल के आपको उसमें तर्क भी लगाना पड़ेगा, तब जवाब होगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले नोट कर लिया जाए 2-3 पॉइंट, उसके बाद फिर उसको समझाएंगे। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तर में बांटा है? गलत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? गलत। अब आंसर सुनिए, दोनों में फर्क क्या है? जल्दी में एग्जाम में आप गलत करिएगा। ये सही बोल रहे हैं। स्तर जो है लेवल, स्तर मीन्स लेवल, 3 लेवल, देयर आर 3 लेवल ऑफ चाइल्ड, मतलब मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। लेकिन स्टेज की जब हम बात करेंगे, अवस्था की बात करेंगे, तो अवस्था 6 है। हमें ये याद रखना है यहाँ पर कंफ्यूजन होने से बचने के लिए। स्तर यानी लेवल, 3 लेवल है। 4 से 10 वर्ष का एक लेवल, 10 से 13 वर्ष का दूसरा लेवल, और 13 से 18 या 18 प्लस तीसरा लेवल है। हर लेवल के 2 स्टेज है, ठीक है। यानी स्तर मतलब मंजिल, दर्जा यानी स्टेज, क्लियर है, और स्तर मतलब मंजिल, क्लियर है। तो 3 स्तर है, यानी 3 लेवल है, और उसके 6 स्टेज है। प्रत्येक लेवल के 2 स्टेज है। 6 का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं, यूं कहें या यूं कहें, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस पे सवाल रहता है कंफ्यूजन करने के लिए, क्लियर है। हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखिए। स्तर मतलब लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना। और स्टेज मतलब 3 × 2 कर देना है, 3 × 6। हम लोग पहले स्तर की अब चर्चा करेंगे कि पहले स्तर में क्या बातें हुई। लेकिन पहले स्तर से पहले आइए, पहला स्तर की बात कर रहे हैं, पहले लेवल की बात कर रहे हैं। पहले लेवल की में बच्चों की उम्र क्या है? 4 साल से लेकर के 10 साल के बीच का बच्चा आपके घर में अगर होगा तो आपको समझने में इसका थ्योरी आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो पास पड़ोस, रिश्तेदार, मोहल्ला में, तो रोड साइड में ऐसा। देखिए क्या कहते हैं, पहले पॉइंट पे आइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। 3 उन्होंने 6 चरण बता दिए हैं, ठीक है। अब आइए, 3 स्तर, 6 अवस्था, स्पष्ट यहाँ हमने लिख दिया है। 3 स्तर और 6 अवस्थाओं से गुजरकर बच्चे का नैतिक विकास पूर्ण होता है। हम लोगों ने कल ये सीख लिया था कि बच्चा पैदाइशी मॉरल गुण लेकर नहीं आता। अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान,
पैदाइशी गुण लेकर नहीं आता, बल्कि यहाँ आकर समाज से हमसे सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है कि बच्चों में नैतिकता का विकास, पहला पॉइंट जन्मजात होता है, दूसरा पॉइंट समाज से अर्जित होता है, तीसरा पॉइंट इस टाइप से आपको दे देगा, है ना। तो आपको समाज से रिलेटेड जो ऑप्शन रहेगा वही देना। जन्मजात को इग्नोर करना है, क्योंकि हम जन्मजात भूख लेकर आते हैं, नींद लेकर आते हैं, डर लेकर आते हैं, है ना, खुशी, हंसना, ये सब गुण हम लोग जन्मजात लेकर आते हैं। लेकिन प्रेम भी जन्मजात ही गुण है नहीं। तो नैतिकता आकर हम वातावरण से एक्वायर करते हैं या सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। पहले स्टेज का नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व प्रथागत अवस्था, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, प्राक रूढ़िगत नैतिकता, प्राक परंपरागत नैतिकता, पूर्व प्रथागत नैतिकता। इस तरीके से बदल बदल कर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। क्लियर है? आपको सिर्फ ये दिमाग में हमने कल आपको सेट कर दिया था कि 3 लेवल है, और ये प्रथा का मतलब आपको हमने बताया था। प्रथा का मतलब क्या था? समाज के कानून, समाज के नियम, समाज के तौर तरीके, जिसको समाज मान्यता देती है ना। आपका मुस्लिम समाज नकाब को मान्यता देता है। अगर आप बिना नकाब के आते हैं तो समाज के कुछ लोग आपको ताना मारते हैं। ये आपके समाज की नैतिकता है, ठीक है। आपका समाज कहता है कि बड़े को पैर छूकर प्रणाम कीजिए। अगर आपके यहाँ कोई आपके ज्येष्ठ आ गए, आप नहीं प्रणाम किए पैर छूकर, तो ये ताना वाली बात हो गई, आपको ताना मिलेगा। तो ये जो समाज के प्रथा, नियम, कानून है, इस नियम का पालन करना, उस नियम पे चलना, इसे ही नैतिकता कहा गया। क्लियर है? अब इन्होंने बताया कि बच्चा 3 स्टेज में होता है। एक स्टेज तो बच्चे का ये है कि बच्चा इन कानून नियमों से इंट्रोड्यूस नहीं रहता है, मतलब इस कानून नियम के बारे में बच्चे को समझ नहीं होती है, यानी कानून नियम के बारे में इसे कुछ पता नहीं रहता है। इसी के लिए इन्होंने पहले स्टेज का नाम रखा है पूर्व परंपरागत अवस्था। परंपरागत मतलब नियम, अब पूर्व का मतलब उसे पता नहीं है। क्लियर है? दूसरे स्टेज का नाम रखा परंपरागत अवस्था, मतलब दूसरे स्टेज में बच्चा समाज के नियम, घर के तौर तरीके, डिसिप्लिन को मानने लगता, समझने लगता है कि ये नियम है, इसको फॉलो करना है हमें, ठीक है। और तीसरा क्या है स्टेज? उत्तर परंपरागत, मतलब समाज के नियमों को तो वो जान ही रहा है, जानने ही लगा, उसकी अहमियत को भी जानने लगा कि इस नियम को फॉलो करना हमारे फायदे के लिए है, हमारे लिए नियम बना है। लेकिन फिर वो क्या करने लगता है कि इस नियम पे तर्क वितर्क करने लगता है कि समाज का ये नियम सही है या नहीं है, हमें इस नियम पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक ना। जैसे अभी समाज में चल रहा है पर्दा प्रथा बेकार है, मुस्लिम समुदाय में जो पर्दा का रिवाज है तो ये गलत है। ये जो चल रहा है ये यही स्टेज को इंडिकेट कर रहा है, तीसरे स्टेज को, कि कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं पर्दा तो बेकार, आपके विकास को रोक रहा है, अवरुद्ध कर रहा है। लेकिन कुछ का मानना है कि नहीं ये हमारे परंपरा है, ये हमारी परंपरा है, इसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। समझ में आई? 2 कंडीशन आ रहा है। तो ये जो कंडीशन आया कि नहीं ये नियम जो है हमारे विकास के लिए रुकावट है, ये सोच, ये थिंकिंग कहलाएगा उत्तर परंपरागत अवस्था। क्लियर है? तो गोहनबर्ग ने हमें बताया है कि 4 साल से 10 साल के बच्चों में समाज के नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस एज के बच्चे को देखते हैं कि वो नैतिक बिहेव करता है, नैतिकता का परिचय बच्चा देता है। कैसे देता है? आप लोगों के घर में पास पड़ोस में देखेंगे कि 4 साल या 3 साल या 5 साल की बच्ची आपका पैर दबाएगा, आप बेटा पैर दबाओ, जरा सा पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाने लगेगा। आप सब्जी तराश रही हैं, आपकी बच्ची है 4 साल 3 साल की, लाओ तो बेटा वहाँ से
छुरी प्लेट जो भी है वो ला कर देगी। आप झाड़ू लगाइएगा तो आप देखिएगा छोटी बच्ची भी झाड़ू लेकर खेल खेल में झाड़ू लगाने लगेगी। ऐसा देखते हैं ना। जब वो कुड़िया पुचिया का खेल खेलती है तो कोई बाप बन जाता है, कोई बेटी बन जाती है, कोई माँ बन जाती है। और माँ बनती है, जो माँ के रोल में रहती है वो माँ के जैसा अदा करेगी, जो बेटी बनेगी बेटी के जैसा। कोई किसी बच्चे को आप देखिएगा स्कूल का माहौल वाला खेल खेलती है तो उसमें से कोई टीचर बन जाएगी तो टीचर जैसा रोल करेगी, पढ़ो ऐसे करो। तो बच्चों में ये अच्छी अच्छी आदतें, गुड हैबिट जो हम देखते हैं, तो गुड हैबिट को ही तो नैतिकता हमने कल पढ़ा। तो इस लेवल में बच्चों में नैतिकता तो हमें दिखता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों में जो आप नैतिकता देख रहे हैं, बच्चों में नैतिकता का व्यवहार तो दिखता है ना। अच्छा काम वो है, बात तो करती है, लेकिन यह नैतिकता ये सोचकर वो नहीं कर रही है कि ये नियम है हमारे समाज का, हमारे परिवार का ये कानून है, हम छोटे हैं तो हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। ये सोचकर वो ये काम नहीं कर रही है। किस लिए कर रही है? भौतिक सुख के लिए। भौतिक सुख का मतलब होता है अपने फायदे के लिए। उसे ये काम करने में आनंद मिल रहा है, उसे ये काम करने में उसका फायदा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा पैर दबाओ बेटा, जरा सा पैर में दर्द हो रहा है, तो बोलेगा नहीं हम नहीं दबाएंगे बेटा, हम 2 रुपए देंगे 5 रुपए देंगे, दबाओ ना पैर, तुरंत आपको दबाने लगेगा। तो ये उसका भौतिक सुख था, ये उनका अपना स्वार्थ था। तो 4 साल से 10 साल के उम्र के बच्चे में हम नैतिक आचरण देखते हैं, बच्चा नैतिक बिहेव करता है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया। लेकिन कोहलबर्ग हमें समझाते हैं कि ये नैतिक बिहेव वो नैतिकता के नियमों को समझकर नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, या यूं कहें किताब की भाषा में भौतिक सुख के लिए। क्लियर है? फिर आगे वो कहते हैं बच्चों में नैतिकता जो देख रही है आपको, कि आपकी बात मान लिया, पैर दबा दिया, मेहमान आया नाश्ता लगाया और बच्चे का मन ललच रहा है लेकिन हाथ नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि आप साइड से आंख दिखा रही हैं, है ना। तो वो जो कंट्रोल किए हुआ है अपने आप को, फिर जैसे मेहमान जाता है आपके नाश्ते पर बचे हुए टूट जाता है कि ये हम लेंगे वो हम लेंगे, तो ये जो बच्चा कितना कंट्रोल कर पाया, मेहमान गया कंट्रोल से बाहर। तो उस समय जो अपनी नैतिकता का परिचय दे रहा था कि नहीं मेहमान है, उनके सामने ज़्यादा छटपट नहीं करना है, उनकी इज्जत करनी है, तो ये किस लिए? इसलिए वो नहीं कर रहा है कि उसे नैतिकता का नियम पता है कि नहीं ऐसा करना गलत है, मेहमान के सामने इस तरीके से करना गलत है। ये अगर सोच कर अगर ऐसा कर रहा है तब तो उसमें नैतिकता है। लेकिन तो हर बार कहते हैं नहीं 4 साल से 10 साल के बच्चे में हमको ये गुण देखने को कहाँ मिलता है, वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। क्लियर है? वहाँ पर वो डर रहा था कि अगर अभी हम करेंगे तो बाद में मम्मी हमें डांटेंगे, तुम मेहमान के सामने बेइज्जती कर रहा है। समझ में आई बात? जेन्युइन हकीकत बात है ये सब। पता चला कि कोहलबर्ग ने हमें जो बातें कही है कि इस अवस्था में बच्चे को सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है, बिल्कुल सही कहता, तब फिर भी वो नैतिक आचरण हमें दिखता है बच्चे में। क्यों दिखता है उसका कारण उन्होंने बताया, क्योंकि बच्चों में नैतिकता का व्यवहार तो दिखता है, लेकिन यह नैतिकता उसके अपने निजी स्वार्थ के लिए, भौतिक सुख के लिए होता है। क्लियर है? आगे का पॉइंट कहता है बच्चों में नैतिकता का जो गुण हम देखते हैं वो भौतिक परिणाम के आधार पर निर्धारित होता है, ना कि सामाजिक नियम पर। यह भी पॉइंट समझ में आ गया कि समाज का नियम है कि हमें मेहमान के सामने बदमाशी नहीं करनी चाहिए, ये नियम वो नहीं जान रहा है, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है कि हमको फायदा है इसमें। तीसरा हम मेन पॉइंट क्या लिखे हैं कि बच्चे की नैतिकता या नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार, दूसरे लोग का मानक मतलब माँ ने पहले समझा दिया है कि मेहमान आ रहे हैं, बदमाशी करोगे तो बाद में पीटेंगे, ठीक है, ये चीज हमने पहले समझा दिया है। हमने पहले बच्चे को ट्रेनिंग दे दिया है कि बेटा हैंड शेकिंग करो, बेटा सलाम करो, तो बच्चा ताम
कर देता है ना, छोटा बच्चा भी, भाषा का भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन ताम कर देता है, हैंड शेकिंग कर देता है। तो सामने वाले तो कहता है इतने छोटे बच्चे को इतना नैतिक आचरण, इतना अच्छा आचरण, ये सलाम भी कर रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, इनका क्या कहना है, क्यों कर रहा है वो ऐसा? बच्चे की नैतिकता नैतिक तर्कणा के आधार पर नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार। माँ ने उसे ट्रेनिंग दे दिया, सलाम ऐसे किया जाता है, हैंड शेकिंग इस तरह किया जाता है, ये मानक हुआ है ना। माँ ने उसे एक स्टैंडर्ड नियम, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड नियम, एक सही तरीका सिखा दिया है कि कोई आए तो हैंड शेकिंग करो, या जब हम बोले हैंड शेकिंग करो तो तुम्हें हाथ बढ़ाना है, तो ये सिखा दिया। उनके अकॉर्डिंग ये ऐसा आचरण कर रहा है। उसके अच्छे बिहेव को देखकर आप यूँ ना समझिए कि बच्चे में नैतिकता का गुण भर गया है अभी से, ठीक है, क्योंकि 4 साल से 10 साल का बच्चा नैतिकता के नियमों से परिचित नहीं होता है। यही इस पूरे लेखन का जो है सार है। क्लियर है? 4 साल से 10 साल का बच्चा नैतिकता का नियम नहीं जानता है, लेकिन नैतिक आचरण का परिचय देता है। ये चीज समझ में आ गया? क्यों देता है, इस बात को समझाने के लिए कोहलबर्ग ने 2 अवस्था बताया कि शुरुआती 4 साल से 8 साल 9 साल तक का इस कारण से वो नैतिक आचरण कर रहा है, और फिर 8 साल से लेकर के 10 साल तक इस कारण से वो आचरण ऐसा कर रहा है, ठीक ना। इसी के लिए उन्होंने अपने पहली अवस्था को 2 स्टेज में बांट कर हमें समझाया है कि शुरुआती 4-5 साल का बच्चा क्यों अच्छा बिहेव कर रहा है, और 7-8-9 साल का बच्चा क्यों अच्छा बिहेव कर रहा है। वहां पर भी उन्होंने 2 कंडीशन बताया है। तो शुरू में इस वजह से वो अच्छा बिहेव कर रहा है, और आप समझ रहे हैं कि बच्चों में नैतिकता का विकास हो गया है, लेकिन नहीं। फिर कहता है कि 8-9 साल के बाद बच्चा इस वजह से नैतिक बिहेव करता है। तो कौन कौन सी वजह है, अब इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं जी, आगे बढ़िए। भौतिक सुख क्या है, इसे समझाने के लिए कोहलबर्ग ने इसकी 2 अवस्थाएं बताई। आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। बस नोट कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। चलिए अब समझिए। पहले स्टेज को उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। किसने? कोहलबर्ग ने। पहले स्टेज को 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट्स का नाम उन्होंने रखा है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। आज्ञाकारिता मतलब ऑर्डर को फॉलो करना, दंड मतलब सजा, है ना, पनिशमेंट। आज्ञाकारी अभिमुखता, इसका मतलब क्या हुआ? ऑबिडियंटली होता। आज्ञाकारी मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। अभिमुखता का मतलब होता है उस ओर अग्रसारित होना, अनुसरण करना, यानी उसका अनुसरण करना, यानी आज्ञा का पालन करने की ओर वो प्रवृत्त होता है, ठीक है, उस ओर झुकता है। अभिमुखता का मतलब होता है उस ओर झुकाव। क्लियर है? तो आज्ञाकारी अभिमुखता मतलब आज्ञा पालन की ओर उसकी प्रवृत्ति में झुकाव देखने को मिलता है। तीसरा है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। अब यहाँ पर इन्होंने हमें समझाया है 4 से 10 वर्ष के एज में 2 तरह का गुण बच्चे में देखने को मिलता है। आपने अभी एक सवाल उठाया कि सर इसको भी कोई स्टेज बांट दिया, क्योंकि पहला स्टेज 4 से 10 है, तो अब इसी को हम लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था। तो क्या सर 4 से 10 जो है इनका पहला स्टेज, तो 4 से 7 दे देते हैं इसको और 8 से 10 दे देते हैं इसको?
यानी उसी 4 साल से 10 साल के बीच के एज को 2 पार्ट में बांट दें, तो ऐसा कोहलबर्ग ने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक स्टेज बता दिया है 4 से 10। अब उसी 4 साल से 10 साल के बीच के बच्चे बच्चियों में हमें ये 2 तरह का गुण देखने को मिलता है। शुरुआती के साल में ये गुण दिखने को मिलता है और बाद के साल में ये गुण देखने को मिलता है ना। शुरुआती साल मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल के दौरान बच्चे में भय की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा तो नैतिक आचरण कर रहा था, अभी एग्जाम्पल में हमने सीखा कि बच्चे तो नैतिक आचरण कर रहे थे, लेकिन क्यों कर रहे थे इसका जवाब उन्होंने बताया कि इस कारण से कर रहे थे। उन्हें पता है कि अगर हम माँ की बात नहीं मानेंगे तो पीटेंगे मामा, है ना। मान लीजिए बच्चे को फीवर है और वो आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है और हम उसको एक बार मना कर दे, तुम्हें अभी आइसक्रीम नहीं खाना है क्योंकि तुम्हें फीवर है। बच्चा इस बात को समझने के लायक नहीं है, उसकी बुद्धि, उसको शौक पहले हावी होता है। जब आप उसको डांट दीजिएगा तब चुप होगा, जब तक नहीं डांटिएगा वो आइसक्रीम के लिए जिद करेगा, है ना। अब पीट दीजिएगा फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वो जिद नहीं करेगा। दोबारा फिर अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि फीवर आ गया और फिर अगर आइसक्रीम वाले गुजरे उधर से, तो अब वो उसको पुरानी बातें याद आ जाएंगी। यही एक बार मेरे साथ हो गया हुआ है, फीवर आया था और आइसक्रीम मांगा था, लग गया था तबड़ा, इसलिए इस बार नहीं मांगना है। तो आज्ञा का पालन किया ना, यहाँ पर नैतिकता का परिचय दिया। कभी कभी बच्चा खुद बोलेगा नहीं पापा हमें तो फीवर है ना, हमको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो ये सुन के लगता है बच्चा तो एकदम नैतिक बिहेव दिखा रहा, अच्छा आचरण दिखा रहा है, लेकिन ये आचरण भय की वजह से है। आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाती हैं, आपका बच्चा स्कूल में आप जिसको होमवर्क देती हैं वो होमवर्क पूरा करके लाता है ना। आप उसको स्टार देती हैं, लेकिन वो होमवर्क क्यों पूरा कर रहा है? छोटा बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, जो वो तो जोर जबरदस्ती से पढ़ रहा है। याद नहीं है बच्चे में टांग के ले गया था स्कूल आप लोगों को? किसी दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, मटिया रहे हैं, वहां से भेज दिया 4 बच्चे को, जाओ जी आज कौन एब्सेंट है। चारों हाथ पैर पकड़ के टांग के लेके हमको जाता था भाई, हम अपना कहानी सुना रहे हैं मदरसे में, है ना। तो बच्चा डर से आपका होमवर्क पूरा कर रहा है। इस तरीके इसलिए होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है कि होमवर्क पूरा करेंगे तो हमको सीखना मतलब पढ़ना, धीरे धीरे हम विकास होगा हमारा, हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे तो ध्यान लगाकर शिक्षित होंगे, अच्छे आदमी बनेंगे। इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि स्कूल के टीचर के डांट की वजह से, मार की वजह से उन्होंने किसी को देखा है कि कल उसने बच्चा जो है होमवर्क लेकर नहीं आया था, उससे पनिशमेंट मिला, बेंच पर खड़ा कर दिया गया, मुर्गी या मुर्गा बना दिया गया, जो भी है ना। तो इस भय से दूसरा बच्चा कर रहा है, आपकी बात को मान रहा है। क्लियर है? इसी स्टेज को कोहलबर्ग ने कहा आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का विकास दंड के कारण होता है। दंड के भय से, सजा पाने के भय से बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे को हम कुछ याद करने दिए तो वो इंटरेस्ट लेके याद नहीं कर रहा है, बल्कि भय के कारण याद कर रहा है। नहीं सुनाएंगे तो कल पिटाई लगेगी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। समझ में आ गई बात? इसी को कहते हैं आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। अब आपको सवाल आ सकता है, एक बच्चे को फला शिक्षिका ने होमवर्क दिया और बच्चा होमवर्क पूरा करके आ गया, तो ये किस कारण से होमवर्क पूरा किया? नैतिकता का परिचय दे रहा है? नहीं, आज्ञाकारी और दंड अभिमुखता है। ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7 साल 8 साल का बच्चे में थोड़ा सा सब कुछ का ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, अब वहां पर उसमें क्या होता है? अहंकार की अवस्था। 7, 8, 9 साल का भी बच्चा आपको परिचय देगा नैतिकता का, अच्छा काम करेगा, लेकिन कोहलबर्ग कहते हैं अब किस वजह से वो कर रहा है? अब भय खत्म हो गया उसमें। अब वो इस वजह से कर रहा है कि उसमें उसका अपना स्वार्थ है। वो अच्छा काम तभी करेगा जब उसको लगेगा कि इससे मेरा फायदा है। मतलब आपका पैर तभी दबाएगा जब आप उसको शर्त रखेंगे कि हम आपको इतना रिवार्ड देंगे, आप हमारा पैर दबिए, आपको 5 रुपया देंगे, वो काम कर दो बेटा तुम्हें 1 टॉफी देंगे, है ना। या छोटे बच्चे में देखेंगे आप लोग, अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो
एक बच्चा दूसरे बच्चे को अगर वो पेंसिल नहीं लाया है तो ये उसको पेंसिल देगा, ले ले दोस्त ले ले, ठीक है कोई बात नहीं ले ले, ठीक है। लेकिन जब यही कंडीशन दूसरी बार आएगा, इसका पेंसिल हेरा जाएगा और उससे मांगेगा, और अगर वो बोला कि नहीं देंगे तो वो क्या ताना मारता है पता है? तुमको उस दिन हम दिया था ना, हमको भी दो ना। मुझे बच्चा बाहर में केना खा रहा है, उसका दोस्त मिल गया, खिलाना पार्टी खिलाना, हमको भी खिलाना है, दूसरे दिन हम भी खिलावेंगे पार्टी, ठीक है खिलावेगा ना, हाँ खिला। और अगर नहीं खिलाए तो क्या बोलता है कि ठीक है बेटा ना खिलाए, अब मांगिए हमसे, हम भी देवो देंगे, हमसे मांगेगा बेटा हम भी नहीं देंगे, नहीं समझे। स्कूल में बच्चा अपना अच्छा टिफिन लाता है, दूसरा बच्चा देख के ललचता है, कहता है खिलाना पार्टी, ठीक है खिलाएंगे, खूब खिलाएगा, खूब दोस्ती दिखाएगा। लेकिन वही दोस्ती उस समय जाकर के टेंशन हो जाता है कि जब वो अपना अच्छा टिफिन लाता है उसको शेयर नहीं करता है। कुछ बच्चे में होता है कि हम अपना लाया अपना खिलाए, तुमको काहे देंगे। तो ऐसे में वह बच्चा उसको तुरंत ताना मारता है कि हम फला दिन तुमको फला चीज खिलाया था, तुम हमको दो, ठीक ना। ऐसे मेरे घर में दो छोटा छोटा आपस में लड़ाई करता, काहे मार कर रहा है, हम इसको खिलाया था उस दिन बिस्कुट, या आज खा रहा हमको नहीं दे रहा है, बुझे। तो पता चला कि रिवार्ड के लिए, मतलब हम किया तुमको तो तुम भी हमारे लिए करो, ये थिंकिंग बच्चे में होती है 7, 8, 9 साल के बच्चे में, कि वो जो अच्छा अच्छा काम कर रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए कर रहा है, ठीक ना। इसी को और नाम दिया गया है प्रतिफल अभिमुखता, प्रतिफल अभिमुखता, यानी प्रतिफल अच्छा मतलब कि परिणाम, प्रतिफल मीन्स अच्छा परिणाम। हम आपके साथ ये काम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ये काम करेंगे, यानी हमने आपके साथ एहसान किया, आप भी हमारे साथ एहसान करेंगे, है ना। तो इसी प्रवृत्ति की ओर बच्चा रहता है, यानी बच्चों में ऐसा टेंडेंसी इस उम्र में पाया जाता है, इसी को कहते हैं प्रतिफल अभिमुखता। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था जिसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था, और इस पूर्व परंपरागत अवस्था के 2 स्टेज हैं। एक स्टेज का नाम है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, दूसरे स्टेज का नाम है अहंकार की अवस्था। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। स्वार्थ की अवस्था भी इसको कह सकते हैं, बता रहे हैं। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, दूसरे स्टेज में जाएंगे। दूसरे स्टेज के अंदर भी दूसरे स्तर में भी 2 स्टेज पढ़ेंगे। एक स्टेज का नाम रहेगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की की भावना, और दूसरा स्टेज रहेगा सामाजिक व्यवस्था के प्रति मान की अवस्था। इस दोनों स्टेज को और तीसरे स्टेज को कल हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समय पर आइए, 5-10 मिनट हमारा कीमती होता है, आपका भी समय कीमती है, क्योंकि आपको भी स्कूल ज्वाइन करना होता है ना। तो इसलिए वक्त पर आइए, 5-10 मिनट लेट मत कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और जितना सब पढ़ाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक में ढूंढना है, या आपके पास बुक है तो इससे आगे पढ़ कर आइए, ताकि यहाँ समझने में आपको बेहतर लगे।